Bismillahirrahmanirrahim. Now we are starting our second lecture on the topic of bioavailability and bioequivalence. And now we are starting some important terminologies which must be known as a biopharmacist or as a pharmacokinetist, um, and how to calculate these terminologies. Now, relative and absolute availability or relative or absolute bioavailability. Regulatory agencies such as the FDA require submission of bioavailability data in application to the market new drug product and the form as according to the issue of US guidance, US FDA guidance CDER 2014 B. A drug product's bioavailability provide an estimate of the relative fraction of the administered dose that is absorbed into the systemic circulation. कि ड्रग प्रोडक्ट की बायोअवेलेबिलिटी क्या है, कि वो एक एस्टिमेशन है, प्रोवाइड एन एस्टिमेट कि कितना रिलेटिव फ्रैक्शन है, यानी कितने परसेंट जो है ड्रग जो है वो डोज एब्जॉर्ब हो रही है और सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ रही है. दैट इज US FDA CDER 2014 C. नाउ डिटरमाइनिंग द फ्रैक्शन यानी स्मॉल एफ और द बाज़ जगह कैपिटल एफ से भी रिप्रेजेंट किया जाता है. Determining the fraction of the administered dose absorbed involves comparing the drug product systemic exposure represented by the concentration versus time or pharmacokinetic profile with that of a suitable reference product. और दरअसल इसमें आप क्या कर रहे हैं, फ्रैक्शन मालूम कर रहे हैं एडमिनिस्टर्ड डोज का एब्जॉर्ब, कि वो कितने फ्रैक्शन या कितने परसेंट एब्जॉर्ब हो रहा है कंपेयर टू द अदर ड्रग जो कि रेफरेंस ड्रग के तौर पे ली जा रही है. अब वो जो है जो सिस्टमिक एक्सपोजर है ड्रग का, वो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम कर्व भी हो सकता है या कोई और फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल भी हो सकता है. फॉर सिस्टमिकली अवेलेबल ड्रग प्रोडक्ट bioavailability is most often assessed by determining the area under the drug plasma concentration versus time profile or AUC. सिस्टमिकली अवेलेबल ड्रग के लिए ज़्यादातर जो बायोअवेलेबिलिटी कंपेयर की जाती है या चेक की जाती है उसमें एरिया अंडर द कर्व कंपेयर किया जाता है बिटवीन द टेस्ट ड्रग, एरिया अंडर द कर्व ऑफ टेस्ट ड्रग एंड द एरिया अंडर द concentration time curve of the reference product. The AUC is considered the most reliable measure of drugs bioavailability and it is directly proportional to the total amount of unchanged drug that reaches the systemic circulation. और एरिया अंडर द कर्व जो है ये मोस्ट रिलायबल मेजर है ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी मालूम करने का, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है टोटल अमाउंट ऑफ अनचेंज ड्रग दैट रीच द सिस्टमिक सर्कुलेशन. जितना ज़्यादा टोटल अमाउंट सिस्टमिक सर्कुलेशन में अनचेंज पहुंच जाएगा उतना बिग जो होगा वो एरिया अंडर द कर्व होगा. सो इसीलिए इसकी जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है. फिगर 16.3 shows how the drug concentration versus time profile is used to identify pharmacokinetic parameters that form the basis of bioavailability एंड बायोइक्विवेलेंस कंपैरिजन. तो फिगर 16.3 में देखते हैं कि कैसे एरिया अंडर द कर्व जो AUC है यानी एरिया ड्रग का एरिया जो ये ड्रग कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम प्रोफाइल कर्व है ये किस तरीके से फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर हमें डिटरमिन करता है जो कि बायोअवेलेबिलिटी और बायोइक्विवेलेंस कंपैरिजन के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं. तो ये है फिगर 16.3. तो इस फिगर 16.3 को अगर हम देखें तो ये यहाँ पर प्लाज्मा कंसंट्रेशन चल रही है नैनोग्राम पर ml और ये है टाइम. ये ड्रग हमने दी ओरली, ये एब्जॉर्ब होनी शुरू हुई, बढ़ती गई कंसंट्रेशन और ये मुख्तलिफ टाइम पे ये जो डॉट हैं हम प्लाज्मा सैंपल लेते गए और ये मैक्सिमम कंसंट्रेशन आ गई, इसको हमने कहा ये CP मैक्स है. और ये मैक्सिमम तक पहुँचने में जितना टाइम लग रहा है ये कहलाएगा T मैक्स यानी टाइम टू अचीव मैक्सिमम कंसंट्रेशन. फिर ये कंसंट्रेशन ड्रग की डिक्लाइन होते 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 ख़त्म हो रही है. तो ये अच्छा ये जो पूरा कर्व है यहाँ से लेके यहाँ तक ये कहलाएगा एरिया अंडर द कर्व. तो जितनी ज़्यादा ड्रग एब्जॉर्ब होगी ये उतना ही ऊपर जाएगा और जितनी कम ड्रग होगी ये उतना ही नीचे तक रहेगा. अच्छा, अब इसमें क्या करते हैं कि टेस्ट ड्रग का पेशेंट को देते हैं और उसका प्लाज्मा सैंपल कलेक्ट करके डिफरेंट टाइम पे एरिया अंडर द कर्व बनाते हैं और इसी तरीके से
जब हम रेफरेंस ड्रग देते हैं टेस्ट ड्रग के बाद, तो उसका भी इसी तरह से ये कंपैरिजन करते हैं और दोनों के एरिया अंडर द कर्व को चेक कर लेते हैं, आर दे सिमिलर स्टैटिस्टिकली और नॉट। अगर ये सिमिलर हैं तो इनके दरमियान दोनों के एरिया अंडर द कर्व यानी एरिया अंडर द कर्व ऑफ टेस्ट ड्रग एंड एरिया अंडर द कर्व ऑफ रेफरेंस ड्रग नॉन सिग्निफिकेंट डिफरेंस आएगा, तो हम कहेंगे कि ये ड्रग्स बायो इक्विवेलेंट है। और अगर दोनों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ गया तो फिर इसका मतलब है बायो इक्विवेलेंट नहीं है और दोनों की बायो अवेलेबिलिटी में फ़र्क आ रहा है। तो इसको हम कहते हैं बेसिकली रिलेटिव, और दोनों को क्योंकि एक दूसरे से रिलेट करके देख रहे हैं तो इसलिए इसको रिलेटिव अवेलेबिलिटी या रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी कहा जाता है। नाउ एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी. Absolute bioavailability compares the bioavailability of the active drug in the systemic circulation following extravascular administration with the bioavailability of the same drug following intravenous administration as mentioned in figure 16.4. यानी इसमें हम बायो इक्विवेलेंस या बायो अवेलेबिलिटी चेक कर रहे हैं, एक ही ड्रग है उसको हम आईवी भी दे रहे हैं और अदर देन आईवी रूट दे रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल एक ड्रग है या एंटीबायोटिक है, उसको हम इंट्रावेनसली भी दे रहे हैं तो उसमें लाजिम बात है वो 100% एब्जॉर्ब हो जाएगी, और उसी ड्रग को ओरली भी दे रहे हैं तो हो सकता है वो 100% एब्जॉर्ब ना हो, तो उसको यहाँ पे इन्होंने 16.4 में दिखाया है। तो फिगर 16.4 ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है कि ये जो है आईवी है, ये देखें ये आईवी है, तो इसका ये कर्व बनेगा एरिया अंडर द कर्व, और ये ओरल है या अदर देन इंट्रावेनस रूट है, आईवी के अलावा कोई दूसरा रूट है जिसमें एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो ये सपोज कर लें ये ओरल है, तो इस तरीके से ये ओरल का यहाँ पे हाँ ओरल ही दिया हुआ है इन्होंने, तो ये ओरल का प्रोफाइल यहाँ पर मेंशन किया हुआ है इन्होंने। तो इस तरीके से हम जो है इसको कंपेयर कर सकते हैं दोनों को, और इसका जो कंपैरिजन होगा वो कहलाएगा एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी, यानी जब हम आईवी से कंपेयर करेंगे, यानी इसकी तो 100% जा रही है, तो हम ये चेक कर रहे हैं कि किसी दूसरे रूट से लाइक ओरल से भी जो है वो एरिया अंडर द कर्व इतना ही आता है या डिफरेंस है। अगर इतना ही आता है तो इसका मतलब है कि ओरल से भी एब्जॉर्प्शन ऑलमोस्ट 100% है और डिफरेंसेस नहीं है, और ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी में ओरल यानी दूसरे रूट से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस कंपैरिजन को कहा जाता है एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी। इंट्रावेनस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज़ कंसिडर्ड 100% एब्जॉर्ब, ठीक है, जैसे हमने अभी बात की कि इंट्रावेनस जो ड्रग दे रहे हैं उसको कंसिडर किया जाता है कि वो 100% एब्जॉर्ब हो रही है। द रूट ऑफ एक्स्ट्रावेस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी इनहेल्ड, इंट्रामस्कुलर, ओरल, रेक्टल, सबक्यूटेनियस, सबलिंगुअल, टॉपिकल और ट्रांसडर्मल एक्सेट्रा। अच्छा, जो एक्स्ट्रावेस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इनहेलिंग से भी हो सकती है, इनहेल करके, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, ओरल ड्रग, रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन, सबक्यूटेनियस, सबलिंगुअल, टॉपिकल, ट्रांसडर्मल, ये सब एक्स्ट्रावेस्कुलर कहलाते हैं क्योंकि ये इंट्रावेनसली नहीं दे रहे, क्योंकि ये डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर नहीं हो रहे। द एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी इज द डोज करेक्टेड AUC ऑफ द एक्स्ट्रावेस्कुलरली एडमिनिस्टर्ड ड्रग प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द AUC ऑफ ए ड्रग गिवन इंट्रावेनसली। इसमें डोज को जो है वो एड्रेस करना पड़ेगा और एडजस्ट करना पड़ेगा अगर डोज डिफरेंट हो, यानी आपने आईवी के लिए कोई और डोज दी है और ओरल के लिए कोई और डोज दी है। दस फॉर एन ओरल फॉर्मुलेशन द एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी इज कैलकुलेटेड एज फॉलो: एफ यानी फ्रैक्शन ऑफ डोज एब्जॉर्ब, एरिया अंडर द कर्व डेवलप बाय PO यानी पर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन यानी जो ओरल ड्रग दी, एंड उसी ड्रग का एरिया अंडर द कर्व बाय IV एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय डोज ऑफ IV ड्रग, यानी IV की जो ड्रग दी थी वो डोज कितनी दी थी उसी ड्रग की, और डोज इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय डोज ऑफ पर ओरल, यानी ओरल डोज की जो आपने डोज दी थी वो कितनी थी। अच्छा, ये पैरामीटर हम जब रखेंगे जब दोनों की डोज में डिफरेंस होगा, अगर दोनों की डोज में डिफरेंस नहीं है तो फिर इसको ये आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों जब सेम होंगे तो फिर कैंसिल हो जाएंगे। सो यहाँ पे इस पैरामीटर में इसमें हम एक दफ़ा फिर देख लेते हैं ये F क्या है। F जो है वो क्या है, फ्रैक्शन ऑफ द डोज एब्जॉर्ब एक्सप्रेस एज ए परसेंटेज, यानी क्योंकि देखिए IV में तो 100% जा चुकी है, ओरल में देखना है हमें कि वो कितने % एब्जॉर्ब हो रही है, तो यह दरअसल बताएगी कि IV के मुकाबले में कितने % एब्जॉर्ब हो रही है। अगर ये दोनों सेम होंगी तो लाजिम बात है F की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है,
यानी 100% एब्जॉर्प्शन। अच्छा, AUC, PO इज़ द AUC, और ये जो AUC आपने प्लॉट किया बाय ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। Dose IV is the dose administered intravenously. AUC IV is the area under the concentration time curve following intravenous administration, यानी IV का AUC। DPO is the dose administered orally। ये पैरामीटर हैं यहाँ पे। Now absolute bioavailability may be expressed as a fraction or as a percent by multiplying FABS into 100, यानी जब तक इसको 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो ये फ्रैक्शन में होगा, और जब हम इसको परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। ए ड्रग गिवन बाय इंट्रावेनस रूट विल हैव एन एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी ऑफ 100%, मीन्स F इज इक्वल टू 1, क्योंकि जब हम 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा वो, तो ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी 100% होती है। ए ड्रग गिवन बाय एन एक्स्ट्रा वेस्कुलर रूट, यानी अदर देन ब्लड वेसल, may have an fraction of dose absorbed 0, यानी 0 भी हो सकता है, मीन्स नो सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन, यानी ड्रग बिल्कुल एब्जॉर्ब हुई नहीं, एंड F मे बी 1, मीन्स 100% सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन। तो 0 से 1 तक कोई भी फ्रैक्शन हो सकता है। सपोज दैट इसकी वैल्यू आती है 0.5, तो 0.5 इंटू 100 मीन्स 50%। इसका मतलब है कि IV के मुकाबले में जो एक्स्ट्रा वेस्कुलर रूट है उससे जो ड्रग की एब्जॉर्प्शन है वो 50% है। तो ये है एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी। नाउ रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी, अनदर टाइप ऑफ कंपैरिजन और कंपैरेटिव बायोअवेलेबिलिटी असेसमेंट इज प्रोवाइडेड बाय द रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी स्टडी। In a relative bioavailability study, the systemic exposure of a drug in a designated formulation, generally referred to as treatment A or reference formulation, is compared with that of the same drug administered in a reference formulation, generally referred to as treatment B or test formulation। तो इसमें क्या होता है कि हम दो ड्रग लेते हैं और दोनों को सेम रूट से एडमिनिस्टर करते हैं। एक टेस्ट ड्रग होती है और एक स्टैंडर्ड ड्रग होती है, यानी टेस्ट ड्रग जो होगी वो जो हमने बनाई है लाइक जेनेरिक, स्टैंडर्ड जो होगी वो होगी जो कि फॉर एग्जांपल रेफरेंस ड्रग कहलाएगी। इन ए रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी स्टडी, द एरिया अंडर द कर्व ऑफ द टू फॉर्मुलेशन आर कंपेयर्ड एज फॉलोइंग। F is equal to relative 100 into AUC of drug A divided by AUC of B into dose of B divided by dose of A। तो इससे जो आप कैलकुलेट करेंगे वेयर FRL इज़ द रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ फार्मूलेशन A एक्सप्रेस एज परसेंटेज, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई किया तो इसलिए परसेंटेज फॉर्म में आएगी। AUC A इज़ द AUC फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रीटमेंट फार्मूलेशन, एंड DA इज़ द डोज ऑफ फार्मूलेशन A, कितनी डोज में दी है फार्मूलेशन A। AUC B इज़ द AUC ऑफ फार्मूलेशन B, यानी एरिया अंडर द कर्व ऑफ फार्मूलेशन B, एंड DB इज़ द डोज ऑफ द फार्मूलेशन B। तो ये जो थे इसके जो वेरिएबल्स थे उसको डिफाइन कर दिया गया। नाउ रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी स्टडीज़ आर फ्रीक्वेंटली इंक्लूडेड इन द रेगुलेटरी सबमिशन। ज़्यादातर जो होती हैं वो यही रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी स्टडीज़ जो है वो फाइल में सबमिट की जाती है। फॉर एग्जांपल, द FDA रिकमेंड दैट द न्यू ड्रग डेवलपर रूटीनली यूज an oral solution as the reference for the new oral formulation for the purpose of assessing how formulation impact the bioavailability। तो न्यू ड्रग के लिए ये किया जाता है आमतौर पे कि उसी ड्रग का ओरल सोल्यूशन दिया जाता है और उससे बायोअवेलेबिलिटी कर्व, एरिया अंडर द कर्व बनाया जाता है, और उसके बाद फिर उसकी जो मार्केटेड प्रोडक्ट होती है, यानी जो प्रोडक्ट टू बी मार्केटेड है लाइक टैबलेट है या कैप्सूल है, उसको देके उसका एरिया अंडर द कर्व निकाल लिया जाता है और फिर दोनों को कंपेयर किया जाता है। Other types of relative bioavailability studies used in drug development include studies to characterize food effect and drug-drug interaction। इसके अलावा ये भी चेक किया जाता है कि ड्रग का फूड के साथ क्या इंटरेक्शन है और दूसरी ड्रग के साथ क्या इंटरेक्शन है, कि उससे जो है बायोअवेलेबिलिटी पर क्या फ़र्क पड़ता है। इन ए फूड इफेक्ट बायोअवेलेबिलिटी स्टडी, ओरल बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ए ड्रग प्रोडक्ट गिवन विद फूड, यूजुअली ए हाई फैट हाई कैलोरी मील, and is compared to oral bioavailability of a drug product given under fasting condition। तो फूड इफेक्ट चेक करने के लिए क्या किया जाता है कि ड्रग को दिया जाता है हाई फैट हाई कैलोरी मील के साथ और फिर देखा जाता है उसकी बायोअवेलेबिलिटी कितनी है, और फिर वही ड्रग को दिया जाता है एम्प्टी स्टमक
फास्टिंग कंडीशन। तो फिर दोनों में देखा जाता है कि क्या दोनों की बायो अवेलेबिलिटी में फ़र्क आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि मील से, फूड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द ड्रग प्रोडक्ट गिवन अंडर फास्टिंग कंडीशन इज ट्रीटेड एज द रेफरेंस ट्रीटमेंट, और फास्टिंग कंडीशन को रेफरेंस ट्रीटमेंट कहा जाता है। द गोल ऑफ ड्रग ड्रग इंटरेक्शन स्टडी इज टू डिटरमिन whether there is an increase or decrease in bioavailability in the presence of interacting drug. ड्रग ड्रग इंटरेक्शन में हम दो चीज़ चेक करते हैं कि उसके साथ जो ड्रग दी जा रही है या जो ड्रग दी जा सकती है पेशेंट में, तो क्या वो टेस्ट ड्रग की, ठीक है, द पॉइंट इज़ दैट टेस्ट ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी इंक्रीज़ कर रही है या डिक्रीज़ कर रही है, या उस पर कोई फ़र्क नहीं आ रहा। एज सच द जनरल ड्रग ड्रग इंटरेक्शन स्टडी डिज़ाइन कंपेयर drug relative bioavailability with and without reference treatment and the interacting drug, यानी जो इंटरेक्टिंग ड्रग है उसको बगैर दिए अलोन जो टेस्ट ड्रग है वो दी, उस वक्त उसकी बायोअवेलेबिलिटी चेक की, फिर उसके बाद जिस ड्रग से पॉसिबल इंटरेक्शन है उसको दिया, और उसके बाद बायोअवेलेबिलिटी चेक की। अगर दोनों के एरिया अंडर द कर्व सेम आ रहे हैं इसका मतलब है नो इंटरेक्शन, और अगर एरिया अंडर द कर्व में फ़र्क आ रहा है तो इसका मतलब है ड्रग जो है वो उसकी बायोअवेलेबिलिटी को इन्फ्लुएंस कर रही है, यानी टेस्ट ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी में चेंज आ रहा है। रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी स्टडीज आर यूज्ड इन डेवलपिंग न्यू फॉर्मुलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग इमीडिएट रिलीज ड्रग प्रोडक्ट्स सच एज न्यू मॉडिफाइड रिलीज वर्जन और ए न्यू फिक्स डोज कॉम्बिनेशन फॉर्मुलेशन। इसमें हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी हम मॉडिफाइड रिलीज डोजेज फॉर्म के लिए भी यूज़ कंपेयर करते हैं और कॉम्बिनेशन के लिए भी कंपेयर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। In the case of new modified release version, the reference product is the approved immediate release product, और modified release में क्या होती है कि reference product जो होती है वो immediate release tablet होती है और modified release test product कहलाती है। In the case of new fixed dose combination, the reference product can be the single entity drug product administered either separately, that is 3 times for a fixed dose combination doublet, or concurrently according to the approved combination regimen, that is 2 treatment। यानी जब हम इमीडिएट रिलीज से कर रहे होते हैं तो जैसे इमीडिएट रिलीज़ अगर 3 टाइम दी जा रही है और उसकी जो आपने सस्टेन रिलीज़ बना ली है या मॉडिफाइड रिलीज़ बना ली है वो वंस डेली है, तो फिर वो जो इमीडिएट रिलीज़ होगी 3 टाइम देंगे और उससे एरिया अंडर द कर्व देंगे, और मॉडिफाइड रिलीज़ दिन में 1 टाइम देंगे और उससे एरिया अंडर द कर्व देंगे, और दोनों को कंपेयर करेंगे। और यही कॉम्बिनेशन टैबलेट में भी करेंगे कि 2 टैबलेट जो थी वो अलग अलग दी गई तो उससे क्या एरिया अंडर द कर्व आ रहा है, और जब कॉम्बो प्रोडक्ट में दिया गया यानी कॉम्बिनेशन रेजिमेन में दिया गया तो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है एरिया अंडर द कर्व में। अगर एरिया अंडर द कर्व सेम आ जाए स्टैटिस्टिकली तो फिर इसका मतलब है बायो इक्विवेलेंस है। रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी स्टडी डिज़ाइंस आर ऑल्सो कॉमनली यूज फॉर ब्रिजिंग formulation during drug development, for example to evaluate how drug systemic availability from a new pre-market formulation compare with that from an existing pre-market formulation। यानी ये वही वाली बात कर दी कि रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी हम इसके अलावा उसमें भी चेक करते हैं कि हमने जब इनिशियल क्लिनिकल स्टडीज़ में जो फार्मूलेशन चेक की थी लाइक हार्ट जेलेटिन कैप्सूल, उसकी बायोअवेलेबिलिटी कितनी है यानी एरिया अंडर द कर्व कितना है, और उसके बाद जो फिर हम मार्केट में लेकर जाना चाहते हैं लाइक टैबलेट फॉर्म तो उसको दे के देखा और दोनों के एरिया अंडर द कर्व को कंपेयर कर लिया। एरिया अंडर द कर्व जब कंपेयर हो जाएंगे तो उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी सेम है या नहीं है। अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर उसको सही करना पड़ेगा, यानी एरिया अंडर द कर्व अगर सेम नहीं आते तो फिर हमें उसको देखना पड़ेगा कि क्यों नहीं आ रहे, और उसको वो जो क्यों जो है मसला यानी वो जो रूट कॉज है उसको रिजॉल्व करना होगा। नाउ टेक एग्जाम्पल एज ए प्रैक्टिस प्रॉब्लम। द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ न्यू इन्वेस्टिगेशनल ड्रग वॉज स्टडीड इन 12 वॉलंटियर्स। ठीक है, एक न्यू इन्वेस्टिगेशनल ड्रग है, उसकी बायोअवेलेबिलिटी को 12 वॉलंटियर में चेक किया गया। Each volunteer receive either a single oral tablet containing 200 milligram of drug, ठीक है, oral tablet 200 milligram के लिए, 5 ml of pure aqueous solution containing 200 milligram of drug, फिर solution form में लिया 200 milligram of drug, यानी पहले वही इन 12 volunteers ने सबसे पहले 200 milligram oral tablet ली, फिर उसके वॉश आउट पीरियड के बाद 5 ml aqueous solution 200 milligram लिया, और उसके बाद फिर सिंगल आईवी बोलस इंजेक्शन कंटेनिंग 50 मिलीग्राम ऑफ ड्रग, और फिर उसी ड्रग का आईवी बोलस इंजेक्शन लिया 50 मिलीग्राम डोज में।
प्लाज्मा सैंपल्स वर ऑब्टेन्ड पीरियोडिकली अप टू 48 आवर्स, 48 घंटे तक प्लाज्मा सैंपल कलेक्ट करते गए आफ्टर द डोज एंड एसे फॉर द ड्रग कंसनट्रेशन, उसमें ड्रग की कंसनट्रेशन मालूम करते चले गए. द एवरेज AUC वैल्यू 0 to 48 आवर्स आर गिवन इन टेबल बिलो. ठीक है, जो नीचे टेबल है उसमें उनका एरिया, एवरेज एरिया अंडर द कर्व दिखा दिया गया. फ्रॉम दीज डेटा कैलकुलेट द रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ए ड्रग फ्रॉम द टैबलेट कंप्यूटर कंपेयर टू द ओरल सोल्यूशन. एक तो इससे यही है कि इस डेटा से जो यहाँ पे ये दिया गया है, रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी मालूम करें इन बिटवीन टैबलेट एंड ओरल सोल्यूशन, और एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी मालूम करें ड्रग की टैबलेट फॉर्म की, जो टैबलेट फॉर्म है उसकी. लाजिम बात है एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी आप IV इंजेक्शन से जो दी गई थी वो चेक करेंगे. नाउ यहाँ पे हम देखते हैं कि ओरल टैबलेट, ओरल सोल्यूशन और IV से डोज कितनी दी थी. ये देखें, ये 200 मिलीग्राम ओरल टैबलेट, 200 मिलीग्राम ओरल सोल्यूशन एंड 50 मिलीग्राम IV डोज. एरिया अंडर द कर्व कितना आया था, माइक्रोग्राम आवर पर ml. 89.5 आया था ओरल टैबलेट से, 86.1 आया था ओरल सोल्यूशन से, और IV बोलस से जो एरिया अंडर द कर्व था वो था 37.8. और स्टैटिस्टिकल जब इनका निकाला गया मीन से जो स्टैंडर्ड डेविएशन था वो ये था. बहरहाल इसकी हमारे पास अभी फ़िलहाल कोई इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है. नाउ सोल्यूशन. द रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ए ड्रग फ्रॉम द टैबलेट is estimated in equation below and no adjustment for the dose is necessary since the nominal dose are the same. अच्छा, अब रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी उसने कहा था ओरल टैबलेट और सोल्यूशन की मालूम करें, तो दोनों के एरिया अंडर द कर्व हमने रखे कि यहाँ पे हमने ऊपर टैबलेट का रखा क्योंकि टैबलेट का असल में कंपेयर करना है सोल्यूशन से. ये ओरल सोल्यूशन का एरिया अंडर द कर्व रखा. ठीक है, डोज हमने यहाँ पे इसलिए मल्टीप्लाई नहीं की क्योंकि डोज दोनों सेम है, इसलिए ये आपस में एक दूसरे से नलीफाई हो गई. तो आंसर आया फ्रैक्शन में 1.04. जब इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 104%. यानी जो रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ए ड्रग फ्रॉम द टैबलेट इज़ 1.04 और 104% कंपेयर टू द सोल्यूशन. यानी रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी 104% है टैबलेट की सोल्यूशन के मुकाबले में. In this study, the differences in drug bioavailability between tablet and solution would need to be analyzed statistically to determine whether the difference in drug bioavailability is statistically significant. यानी दोनों के एरिया अंडर द कर्व को हम स्टडी में स्टैटिस्टिकली चेक करना चाहिए. वो जो 12 वॉलंटियर का हमने चेक से जो हमने डेटा लिया था और उसको स्टैटिस्टिकली चेक करेंगे. उसके लिए हम टेस्ट भी लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 ही ड्रग का कंपैरिजन किया जा रहा है. हम चाहें तो एनोवा भी लगा सकते हैं, ऑल्दो एनोवा इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर 2 सैम्पल. अगर 3 का करेंगे यानी अगर हम इसके भी 12 सैम्पल का करेंगे तब तो ठीक है, लेकिन यानी 2 से ज़्यादा हम फॉर्मुलेशन का कर रहे हैं तो एनोवा इज़ अप्रोप्रिएट यानी एनालिसिस ऑफ वेरिएंस. लेकिन अगर 2 का कर रहे हैं तो फिर टेस्ट भी काफ़ी होगा. इट इज़ पॉसिबल फॉर द रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी टू बी ग्रेटर दैन 100%. यानी ये मुमकिन है कि रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी 100% से ऊपर आ जाए जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया. अच्छा, इन दिस केस द टैबलेट फॉर्मुलेशन मे हैव सम प्रॉपर्टी और एक्सिपिएंट दैट इंक्रीजेज द बायोअवेलेबिलिटी. शायद टैबलेट में या फॉर्मुलेशन में कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से उसकी बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा हो रही है सोल्यूशन के मुकाबले में. नाउ फॉर एब्सोल्यूट ड्रग बायोअवेलेबिलिटी फ्रॉम द टैबलेट इज़ कैलकुलेटेड एंड एडजस्टेड फॉर द डोज, क्योंकि दोनों की डोज अलग अलग है. तो एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी एरिया अंडर द कर्व ऑफ टैबलेट डिवाइडेड बाय एरिया अंडर द कर्व ऑफ IV डिवाइडेड बाय डोज ऑफ, ये डोज है टैबलेट की, ये डोज डिवाइडेड बाय डोज ऑफ IV, क्योंकि IV की डोज 50 मिलीग्राम दी थी. तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो आंसर आया फ्रैक्शन में 0.592 एंड इन परसेंटेज जब 100 में मल्टीप्लाई किया आंसर इज़ 59.2%. नाउ बिकॉज f द फ्रैक्शन ऑफ डोज एब्जॉर्ब फ्रॉम द टैबलेट इज़ लेस देन 1, f की वैल्यू क्योंकि 1 से कम आई है, द ड्रग फ्रॉम द ओरल टैबलेट इज़ नॉट कम्प्लीटली एब्जॉर्ब systemically as a result of either poor oral absorption of a drug itself. अच्छा, अब ये यदि इसका मतलब है क्योंकि IV से तो 100% एब्जॉर्ब हो रही होगी तो उसके मुकाबले में ये एब्जॉर्प्शन कम है, यानी 59%, ये कह लीजिए 60% है ऑलमोस्ट, तो यानी 40% कम एब्जॉर्ब हुई है. तो ये एब्जॉर्प्शन कम होने की वजह ये है कि शायद ड्रग जो है वो कुछ ना कुछ जो हो वो GI ट्रैक्ट में एब्जॉर्ब होने से रह गई हो. नाउ
formulation effect that reduces the oral bioavailability or metabolism by first pass effect. और ये बायोअवेलेबिलिटी कम होने की वजह क्या हो सकती है कि या तो ये कि जो है वो फॉर्मुलेशन फैक्टर हैं जो कि उसकी एब्जॉर्प्शन को कम कर रहे हैं, या मेटाबॉलिज्म उसका बहुत ज़्यादा हो रहा है फर्स्ट पास इफेक्ट में, जिसकी वजह से सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो ड्रग पहुंच रही है उसकी क्वांटिटी कम है. द रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ए ड्रग from the tablet is approximately 100% when compared to the oral solution. रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी जो हमने निकाली थी वो तो तकरीबन 100% ही थी, ठीक है, यानी सोल्यूशन के मुकाबले में. द कंपैरिजन बिटवीन ओरल सोल्यूशन लिटिल टू नो फॉर्मुलेशन इफेक्ट एंड IV एडमिनिस्ट्रेशन गिव्स information on absorption of a drug itself when formulation effects are virtually non-existent. यानी अब इसमें क्या होगा, जो ओरल सोल्यूशन से जो कंपेयर किया था तो उसमें तो हमें कोई डिफरेंस नज़र नहीं आया था, लेकिन अगर फॉर्मुलेशन इफेक्ट को हमें चेक करना हो तो फिर हमें जो है वो IV से कंपेयर करना पड़ेगा. विद दिस नॉलेज वन कैन इंटरप्रेट द एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी फ्रॉम द टैबलेट and know if there is an effect of the formulation to change bioavailability or relative bioavailability is the same whether the tablet formulation was not even there. यानी इससे हमें एक जो है कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि वन कैन इंटरप्रेट, क्या इंटरप्रेट कर सकता है कि एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी फ्रॉम टैबलेट एंड एक तो एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी टैबलेट की क्या है IV से, एंड नो और जानेगा इफ़ देयर इज़ एन इफेक्ट ऑफ फार्मूलेशन, यानी अगर कोई फार्मूलेशन का इफेक्ट है टू चेंज द बायोअवेलेबिलिटी या उसकी, और उसी तरीके से रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी जो है वो उस पर भी जो है वो क्या इफेक्ट पड़ रहा है. यानी रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी पे तो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, लेकिन उसकी एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी पर इफेक्ट आ रहा है. नाउ रिजल्ट्स फ्रॉम बायोइक्विवेलेंस स्टडीज में शो दैट द रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी ऑफ द टेस्ट ओरल प्रोडक्ट इज ग्रेटर दैन इक्वल टू और लेस देन 100% कंपेयर टू द रेफरेंस ओरल ड्रग प्रोडक्ट. यानी इस टेस्ट से हमें यह पता चल रहा है कि रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी की जो वैल्यू है वो 100% से लेस भी हो सकती है, 100% से ग्रेटर भी हो सकती है और इक्वल भी 100% के हो सकती है. हाउएवर रिजल्ट फ्रॉम दीज बायोइक्विवेलेंस स्टडीज शुड नॉट मिस इंटरप्रेटेड टू इम्प्लाई दैट द एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ए ड्रग फ्रॉम ओरल ड्रग प्रोडक्ट इज ऑल्सो 100%. अच्छा, इससे आप ये मिस इंटरप्रिटेशन ना करें रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी से, या एज्यूम ना करें कि इसकी ओरल बायोअवेलेबिलिटी दरअसल 100% है ड्रग. सो अनलेस ओरल फार्मूलेशन वॉज कंपेयर टू एन इंट्रावेनस इंजेक्शन कम्प्लीटली बायोअवेलेबल ऑफ द ड्रग, यानी बायोअवेलेबिलिटी ओरल प्रोडक्ट की 100% जब ही कंसिडर की जाएगी जब वो इंट्रावेनस के मुकाबले में 100% शो करे, यानी उतनी ही क्वांटिटी एब्जॉर्ब हो जितनी IV डोज से बॉडी में एंटर होती है. नाउ तो ये था एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी एंड रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी का कॉन्सेप्ट. नाउ मेथड्स फॉर असेसिंग बायोअवेलेबिलिटी एंड बायोइक्विवेलेंस. हम किन किन मेथड से बायोअवेलेबिलिटी और बायोइक्विवेलेंस को डिटरमिन कर सकते हैं. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड्स मे बी यूज टू असेस द ड्रग बायोअवेलेबिलिटी. ठीक है, दो मेथड है. बायोइक्विवेलेंस ऑफ ड्रग प्रोडक्ट इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन. ठीक है, बायोअवेलेबिलिटी को हम कैसे डिटरमिन करते हैं, क्या है वो कि ड्रग प्रोडक्ट जो है वो उसका रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन कितना है, एज डिटरमिन्ड बाय कंपैरिजन ऑफ मेजर्ड पैरामीटर, यानी जो पैरामीटर वो एरिया अंडर द कर्व Tmax या CPmax के ज़रिए हम मालूम कर सकते हैं. द FDA रेगुलेशन लिस्ट द फॉलोइंग अप्रोचेस टू डिटरमिन बायोइक्विवेलेंस. कुछ अप्रोचेस बता रहा है FDA की गाइडलाइन या रेगुलेशन के हम किन किन तरीक़ों से बायोइक्विवेलेंस को डिटरमिन कर सकते हैं. इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी, सेंसिटिविटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी, सेंसिटिविटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी, यानी जैसे जैसे हम ये मेथड पे नीचे जाएंगे तो उसकी एक्यूरेसी भी कम हो जाएगी, सेंसिटिविटी भी कम हो जाएगी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी भी कम होती चली जाएगी. और जैसे जैसे हम वापस ऊपर आएंगे तो यानी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी, सेंसिटिविटी बढ़ती जाएगी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी भी बढ़ती जाएगी. अच्छा, इन वीवो मेजरमेंट ऑफ एक्टिव मॉइटी यानी एक्टिव ड्रग इंग्रेडिएंट इन बायोलॉजिकल फ्लूइड लाइक फॉर एग्जांपल प्लाज्मा फार्माकोकाइनेटिक स्टडी, ये सबसे बेस्ट है. यानी इसकी एक्यूरेसी, सेंसिटिविटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी सबसे हाई है.
इन वीवो फार्माकोडायनेमिक कंपैरिजन, ठीक है ये भी सही है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी, सेंसिटिविटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी इन वीवो फार्माकोकाइनेटिक के मुकाबले में कम है। इसके बाद है थर्ड है इन वीवो लिमिटेड क्लिनिकल कंपैरिजन, यहाँ पे एक्यूरेसी, सेंसिटिविटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी और कम हो गई। फिर है इन विट्रो कंपैरिजन, लाइक वही डिसोल्यूशन प्रोफाइल, यहाँ पे एक्यूरेसी, सेंसिटिविटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी और कम हो गई। इसके अलावा एनी अदर अप्रोच डीम एक्सेप्टेबल बाय द FDA, जो FDA के आप आगे चैप्टर में जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वो मेथड हमारे सामने आते जाएंगे। तो इस तरह से ये जो है वो, तो इसका मतलब ये हुआ कि फार्माकोकाइनेटिक मेथड के ज़रिए जो एक्टिव मॉइटी को चेक किया जाता है वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट, रिलायबल, सेंसिटिव और रिप्रोड्यूसिबल मेथड है और उसकी वर्थ सबसे ज़्यादा है। तो इसी वजह से हम सबसे ज़्यादा फोकस इसी पर करेंगे। फॉर ड्रग प्रोडक्ट्स दैट आर नॉट इंटेंडेड टू बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम, बायोअवेलेबिलिटी may be assessed by measurement intended to reflect the rate and extent to which the active ingredient or active moiety becomes available at the site of action। यानी वो ड्रग जो कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में ले जाने की ज़रूरत नहीं है, यानी लोकल इफेक्ट चाहिए, तो फिर हम उस ड्रग का इफेक्ट लोकली चेक करते हैं कि जिस जगह उसकी ज़रूरत है, लाइक फॉर एग्जांपल स्किन पे ज़रूरत है, तो स्किन पे जहाँ पर उसकी ज़रूरत है तो वहाँ के जो टिश्यूज़ हैं वहाँ पर उसकी ड्रग अवेलेबल कितनी है, उसका रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कितना है, तो उससे उसकी बायोअवेलेबिलिटी डिटरमिन की जाती है, यानी साइट ऑफ एक्शन पे। द डिज़ाइन ऑफ बायोअवेलेबिलिटी स्टडी डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, यानी बायोअवेलेबिलिटी स्टडी जब भी हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं तो ये डिपेंड करेगा ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी क्या है। इसके अलावा द एबिलिटी टू एनालाइज द ड्रग मेटाबोलाइट्स इन द बायोलॉजिकल फ्लूइड, कि हमारे पास क्या फैसिलिटी है कि ड्रग को एनालाइज कर सकें बायोलॉजिकल फ्लूइड्स में। एंड द फार्माकोडायनेमिक्स ऑफ द ड्रग सब्सटेंस, ड्रग का फार्माकोडायनेमिक यानी ड्रग का इफेक्ट, क्लिनिकल इफेक्ट क्या है वो, दैट इज़ डायनेमिक्स ऑफ ड्रग सब्सटेंस। इसके अलावा द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, किस रूट से ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं, टॉपिकली दे रहे हैं, ओरल दे रहे हैं, IV दे रहे हैं, ट्रांसडर्मल दे रहे हैं, सपोजिटरी फॉर्म में रेक्टल दे रहे हैं। एंड द नेचर ऑफ ड्रग प्रोडक्ट, यानी ड्रग की फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं और उसकी नेचर क्या है। फॉर ऑल सिस्टमिकली एक्टिव ड्रग जो कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती है, विद ए फ्यू एक्सेप्शन, सिवाय चंद एक के, बायोइक्विवेलेंस शुड बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय एन इन वीवो स्टडी बेस्ड ऑन द फार्माकोकाइनेटिक एंड पॉइंट, यानी जो सबसे पहला मेथड था, आमतौर पे जो सिस्टमिक सर्कुलेशन की ड्रग होती हैं उनको पहले मेथड से, यानी जिसकी एक्यूरेसी, सेंसिटिविटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, उस मेथड से चेक किया जाता है। तो ये हमारे पास गोल्ड स्टैंडर्ड होता है, बिकॉज जैसा यहाँ लिख रहे हैं कि एज दिस इज़ द मोस्ट सेंसिटिव, एक्यूरेट एंड रिप्रोड्यूसिबल अप्रोच। इसके अलावा द अदर अप्रोच यानी फार्माकोडायनेमिक, क्लिनिकल और इन विट्रो मे बी मोर अप्रोप्रिएट फॉर लोकली एक्टिंग ड्रग दैट आर नॉट सिस्टमिकली एब्जॉर्ब, यानी इसका मतलब ये हुआ कि वो ड्रग जो सिस्टमिकली एब्जॉर्ब नहीं हो रही उनके लिए आप फार्माकोडायनेमिक एंड पॉइंट वाली स्टडीज़ लोकल इफेक्ट चेक करने के लिए या इन विट्रो टेस्ट जो है वो चेक कर सकते हैं, जो कि एक्सेप्टेबल होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल such as those drugs which are administered topically or those that act locally within the gastrointestinal tract. These later bioequivalence approaches, BE means bioequivalence. Bioequivalence approaches are considered on a case by cases as mentioned in table 16.1. Detailed example to illustrate when pharmacodynamic, clinical or in vitro approaches are most suitable फॉर एस्टेब्लिशिंग बायोइक्विवेलेंस आर प्रेजेंटेड बिलो। इसके अलावा फार्माकोडायनेमिक एंड पॉइंट्स वाली, क्लिनिकल एंड पॉइंट वाली, इन विट्रो वाली जो बायोइक्विवेलेंस स्टडीज़ हैं उनको वहाँ पे आगे अभी डिस्कस किया जा रहा है। एक नज़र हम टेबल 16.1 को देख लेते हैं कि यहाँ पर वो क्या बता रहे हैं कि मेथड ऑफ असेसिंग बायोअवेलेबिलिटी एंड बायोइक्विवेलेंस, इन वीवो मेजरमेंट ऑफ एक्टिव मॉइटी, प्लाज्मा ड्रग कंसनट्रेशन Tmax से, CPmax से, एरिया अंडर द कर्व से, यूरिनरी ड्रग एक्सक्रीशन डेटा से, ड्रग इन यूरिन DDO/dt और टाइम फॉर मैक्सिमम यूरिनरी रिटेंशन, इन वीवो फार्माकोडायनेमिक कंपैरिजन यानी मैक्सिमम फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट कितना आ रहा है, टाइम फॉर मैक्सिमम इफेक्ट, एरिया अंडर द फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट कर्व, ऑनसेट टाइम कितना है, क्लिनिकल एंड पॉइंट लाइक फॉर एग्जांपल क्लिनिकल एंड पॉइंट्स ड्रग के क्या है, ब्लड प्रेशर रिडक्शन, शुगर लेवल रिडक्शन। इन विट्रो स्टडीज़ वही F2 टेस्ट, सिमिलैरिटी फैक्टर डिटरमिन करना यानी वही डिसोल्यूशन प्रोफाइल के ज़रिए। तो ये जो है हमारे पास डिफरेंट मेथड हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं बायोइक्विवेलेंस स्टडीज़ के लिए।
इसके बाद है हमारे पास इन विवो मेजरमेंट ऑफ एक्टिव मोइटी और मोइटीज इन बायोलॉजिकल फ्लूइड, बट दैट वी विल डिस्कस फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.